हेलो स्टूडेंट्स, मैकेनिक्स के लेक्चर में आ जाइए। देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा, जिसमें क्या देखा है। देखो, अगर कोई एयरक्राफ्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल की लाइट में चल रहा है, तो वहां पर अगर हम टाइम काउंट करें उस ऑब्जेक्ट में या उस फ्रेम में रह करके जो टाइम हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो डेल्टा टी डैश है, ठीक है। और रेस्ट पर अर्थ से हम टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं किसी इवेंट के होने की, वो डेल्टा टी है। तो जो टाइम इंटरवल आ रहा है डेल्टा टी और डेल्टा टी डैश, वो बराबर नहीं आ रहा, वो डिफरेंट आ रहा है। यानी हम अर्थ पे जो कैलकुलेट कर रहे हैं उसका टाइम जो है इंटरवल अधिक आ रहा है, यानी हमारी घड़ी जो है वो फास्ट चल रही है, और वहां की जो वॉच है, क्लॉक है, वो क्या है, स्लो हो रही है, ठीक है। उनका टाइम इंटरवल कम आ रहा है, हमारा टाइम इंटरवल अधिक आ रहा है, ठीक है। ये हमने टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट देखा, ठीक है। यानी डेल्टा टी मोशन इज ग्रेटर देन डेल्टा टी रेस्ट, ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा। अब आता है तीसरा कॉन्सिक्वेंसेस। हम लोग कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ रहे थे लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के। अब तीसरा क्या है, साइमल्टेनिटी। साइमल्टेनिटी क्या होती है उसको देख लीजिए। साइमल स्पेलिंग गलत हो रही है हमारी। टी ए है एन आई या एन ई आई टी वाई, ठीक है। साइमल्टेनिटी, ध्यान दीजिएगा। ये क्या होती है, यानी दो इवेंट एक साथ अकर करें, उसके बारे में है। तब क्या होगा, यानी स्पेस में दो इवेंट एक साथ अकर कर रही है, तब क्या होगा। देखो, इफ टू इवेंट्स occur at if two events occur at the same time in a frame, if two events occur at the same time in a frame, they are said to be simultaneous। इनको हम लोग साइमल्टेनियस बोलेंगे, ठीक है। अगर दो इवेंट सेम टाइम पर किसी फ्रेम में अकर हो रही है तो उन दोनों इवेंट को साइमल्टेनियस बोलेंगे, ठीक है। सीधी सी बात है। अब कंडीशन क्या आएगी, देखो, सपोज फिर से वही सब कुछ, दैट एस डैश फ्रेम इज मूविंग relative to the frame S along positive x एक्सिस, ठीक है। ये कंसिडरेशन हुआ हमारा। विद वेलोसिटी v मान लेते हैं, विद वेलोसिटी v। ये हर जगह आपको जहां भी लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ फिनोमेना आएगी, ये जो कंसिडरेशन है, जो लिखवाया जा रहा है वर्ड्स में, ये हमेशा लेना रहेगा आपको, ठीक है। दो फ्रेम लेने होंगे। एक फ्रेम जो आपका रेस्ट पे होगा, उसका नाम हम लोग देंगे S, और एक फ्रेम आपका v वेलोसिटी से मूव करेगा, उसको हम लोग नाम v s डैश देंगे, ठीक है। ये O पर सिचुएटेड है, ये O डैश है, ये x डैश है आपका,
एक्स डैश ये है, वाई डैश, याद करिए शुरू में हमने राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बताया था, तो हमेशा यहाँ पर राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम ही लिया जाएगा, ठीक है। एक्स वाई जेड, ये चीज हमेशा दो फ्रेम कंसीडर होगी और कोई इवेंट दोनों फ्रेम से हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। या कोई इवेंट जो किसी एक फ्रेम में हो रही होगी दूसरे फ्रेम में क्या होगा उसको ऑब्जर्व करेंगे, ठीक। तो मान लेते हैं दो इवेंट्स यहां पर हो रही है, एक P1 है और दूसरा P2 है, ठीक है। जब इसको S में देखा जा रहा है P1 और P2 को, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन के आ रहे हैं, S में देखोगे तो x1 y1 z1 टाइम t1 इस पर हो रहा है, y और यही चीज s डैश में देख रहे हो तो x1 डैश y1 डैश z1 डैश और t1 डैश, इस तरह का कोऑर्डिनेट आ रहा है इस इवेंट का। P2 के लिए जब आप s से देख रहे हो तो ये आ रहा है, और जब इसी को आप s डैश से देख रहे हैं तो कुछ इस तरह से। ये दोनों कोऑर्डिनेट्स और टाइम है, ठीक है। टाइम और कोऑर्डिनेट इस्तेमाल करके लिखे गए हैं किसी भी इवेंट को डिफाइन करने के लिए, उसकी पोजीशन और किस समय हुई है, ये दोनों बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। कोई घटना होती है लोग कहते हैं कहाँ पर हुई है और कब हुई है, तो वही बात यहाँ पर फ्रेम के अकॉर्डिंग लिखी गई है। अब देखो हमने रिलेशन देखा था पिछले में टाइम का, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से टाइम जो t1 है इसको आप लिखेंगे वर्ड्स में, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे सपोज दैट टू इवेंट्स अकर साइमल्टेनियसली इन फ्रेम s, लिखिए, इसको लिख ही लेते हैं ठीक रहेगा। लेट टू इवेंट्स अकर simultaneously in frame S at point P1 and P2। ये दोनों इवेंट जो हो रही हैं एक साथ एस फ्रेम से ऑब्जर्व हो रही है, यानी एक साथ, इसमें टाइम लैग नहीं है, यानी T1 इक्वल टू T2 है, ठीक है। with the coordinates क्या है कोऑर्डिनेट, x1 y1 z1 t1 एंड x2 y2 z2 t2, ठीक है, रिस्पेक्टिवली as two events are simultaneous in frame S, we have, देखो दोनों अगर इवेंट साइमल्टेनियस है इस फ्रेम में तो टाइम जो है एक साथ होगा t1 इक्वल टू t2, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं इफ t1 डैश एंड t2 डैश आर द करेस्पॉन्डिंग टाइम्स T1 dash and T2 dash are the corresponding time ठीक, of the same two events as measured by O dash of the
फ्रेम S dash, then from Lorentz transformation T1 डैश क्या आएगा? लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन याद करिए, टाइम वाला क्या था उसमें, गामा इनटू, याद करिएगा, T1 माइनस V x1 बाई सी स्क्वायर, यही है। गामा जो है आपका वन बाई रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका T1 डैश है। T2 डैश गामा T2 माइनस वी x2 बाई सी स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों के लिए टाइम इंटरवल निकालते हैं, देखते हैं कि दोनों बराबर हैं या एक साथ हो रहे हैं। गामा कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2 माइनस वी x1 बाई सी स्क्वायर T2 माइनस T1 करिए, ज्यादा अच्छा है। T2 माइनस T1 हमने किया है, तो T2 माइनस T1 और प्लस Vx1 माइनस Vx2 बाई सी स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। T2 और T1 बराबर हैं, हमने देखा था एक एस फ्रेम में, ये 0 हो गया। और यहां पर क्या आया, T2 माइनस T1 इक्वल टू गामा V बाई सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो x1 माइनस x2, यानी दोनों अलग अलग पोजीशन पर अगर हमारी इवेंट्स जो हैं हुई हैं, तो आप देख रहे हैं x1 x2 अगर बराबर नहीं है तो S डैश फ्रेम से, जो मूविंग फ्रेम से अगर हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं इवेंट को, तो क्या दिख रहा है, दोनों इवेंट जो है अलग अलग टाइम पर हो रही है। T2 माइनस T1 जीरो नहीं आ रहा है, ये डैश है। हियर T2 डैश इज नॉट इक्वल टू T1 डैश, ठीक है। दिस मीन्स दैट एक फ्रेम में दो घटनाएं एक साथ दिख रही हैं, दूसरे फ्रेम से देख रहे हैं अलग अलग टाइम पे दिख रही हैं। दिस मीन्स दैट द two events at two different points P1 and P2 which are simultaneous for O in frame S are not simultaneous for the observer O dash of the frame S dash, ठीक है। ये हो रहा है, यानी दोनों इवेंट जो हैं आपकी अलग अलग टाइम पर दिख रही हैं फ्रेम S डैश से देखने पर, और फ्रेम S से देखें अगर दोनों एक ही टाइम पर दिख रही हैं
और फ्रेम एस डैश यानी मूविंग फ्रेम से उन दोनों इवेंट को अगर ऑब्जर्व करो तो क्या दिख रहा है कि दोनों की टाइमिंग हैपन होने की, इवेंट के होने की टाइमिंग अलग अलग आ रही है। ठीक है, तो ये जादू की तरह लगेगा एकदम, मतलब दो घटनाएं एक साथ हों, आप अर्थ पर बैठ करके देख रहे हैं दो इवेंट एक साथ हो रही हैं, और कहीं कोई स्पेस से या मूविंग फ्रेम से देख रहा है, हाई वेलोसिटी से जो फ्रेम मूव कर रहे हैं वहां से जब देख रहा है, उसको क्या लग रहा है कि एक इवेंट हो चुकी है, अब अगली होने वाली है बाद में। ठीक है, तो उसको इस तरह से ऑब्जर्वेशन होगी। अब साइमल्टेनियसली के बाद एडिशन ऑफ वेलोसिटीज है। वेलोसिटीज का क्या लेना देना, आइए यहां पर जो कॉम्प्लिकेशन आई थी वेलोसिटी को ही लेकर आई थी, स्पीड ऑफ लाइट के, उसी से दिक्कत थी। अब उसी को पढ़ रहे हैं फिर से, क्या आता है वहां कैलकुलेट करेंगे स्पीड ऑफ लाइट क्या आती है। ठीक है, सपोज दैट, फिर वही चीज फिर से लिख लीजिए, चलिए। सपोज दैट, कंसिडरेशन में वही कंसीडर करना होगा, इसमें कोई चौंकने वाली बात भी नहीं है। सपोज दैट द कोऑर्डिनेट of particle, suppose that the coordinates of particle in frame S are x y z t। कोई पार्टिकल है जिसका फ्रेम S में जो कोऑर्डिनेट है ये इतना है, एंड इन फ्रेम S डैश एंड इन फ्रेम S डैश कितना कोऑर्डिनेट है, x डैश, y डैश, z डैश, t डैश। ठीक है, देन द कंपोनेंट्स ऑफ its velocities के कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, इन टू फ्रेम्स कैन बी रिटन एज, कैसे लिखे जाएंगे, यू एक्स कंपोनेंट डी एक्स बाई डी टी, यू वाई डी वाई बाई डी टी। ठीक है, और यू जेड डी जेड बाई डी टी। ऐसे ही यू एक्स डैश डी एक्स डैश बाई डी टी डैश, डी वाई डैश बाई डी टी डैश, डी जेड डैश बाई डी टी डैश। ठीक है, कुछ इस तरह से कंपोनेंट वेलोसिटी क्या होती है, सिंपल डेरिवेटिव, टाइम डेरिवेटिव होती है पोजीशन का। अब लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन देखें अगर हम लोग, फ्रॉम लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन x इक्वल टू क्या आया था, गामा x डैश प्लस v t डैश, ये इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन से लिखा गया है। ठीक है, कुछ नहीं, यहां x डैश था तो x माइनस v t था, अगर यहां x ले लिया गया तो गामा x डैश यहां माइनस की जगह प्लस ले लेंगे v t डैश। ठीक है, कुछ इस तरह से है हमारा। अब y डैश कैसे था बराबर, y जो था y डैश के बराबर था, सिंपल, उसमें कोई चेंजिंग ही नहीं हुई थी, और z जो है वो z डैश के बराबर है। अब यहां पर वेलोसिटी अगर निकालें हम लोग, डी एक्स बाई डी टी क्या आएगा, गामा एक्स डैश बाई डी टी डैश या डी टी
प्लस वी डी टी डैश बाई डी टी, कुछ इस तरह से होगा। तो अगर dx को केवल आप लिखिए तो dx कैसे हो जाएगा, चेंज इन स्पेस केवल, या चेंज इन पोजीशन, कुछ इस तरह से, ठीक है। और इन दोनों से जो लिखा जाएगा dy डैश बराबर dy और dz डैश इक्वल टू dz, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है, डिफरेंशिएशन ही। नीचे बेस जो जिसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं उसको हम लोग हटा दे रहे हैं, कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब इतना हो गया। देखो टी डैश क्या था, गामा टी प्लस वी एक्स डैश बाई या वी एक्स बाई सी स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से अगर डी टी डैश निकालो आप लोग तो गामा डी टी प्लस वी बाई सी स्क्वायर, तो कांस्टेंट है डी एक्स, ऐसे आएगा, ठीक है। हमें डी टी डैश की जरूरत है या डी टी की जरूरत है, ओ तो डी टी निकाल लेते हैं। तो t हमारा t डैश से कैसे कनेक्टेड था, गामा t डैश माइनस वी एक्स बाई एक्स डैश बाई सी स्क्वायर, कुछ इस तरह से है, ठीक है। अब dt क्या आ जाएगा, गामा dt डैश माइनस वी बाई सी स्क्वायर डी एक्स डैश, ठीक है। यहां से dx ये है और dt ये है, तो वेलोसिटी ux क्या आएगा, dx बाई डी टी, यही होगा। तो dx की वैल्यू रखो, गामा dx डैश प्लस, ध्यान दीजिएगा, गामा dt, गामा नहीं है v है यार, ये v है, ध्यान दीजिएगा v है, प्लस v dt, ठीक है, डैश डिवाइडेड बाई dt क्या रखो, गामा dt डैश प्लस v बाई माइनस है v बाई सी स्क्वायर dx डैश, ऐसे हो गया, ठीक है। किसी पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो कुछ इस तरह से निकाली जाएगी dx बाई dt से, उसी को हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एक फ्रेम में क्या वेलोसिटी आ रही है और दूसरे फ्रेम में क्या वेलोसिटी आएगी, वही चीज हम लोग मेजर कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं। भाई कोई पार्टिकल किसी फ्रेम में किसी वेलोसिटी से मूव करे और किसी अनदर फ्रेम में किसी और वेलोसिटी से मूव करे तो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं ना, उसी को कैलकुलेट किया जा रहा है बस, और कुछ नहीं। यहाँ डी टी डैश कॉमन ले लो, तो डी एक्स बाई डी टी डैश प्लस वी, ठीक है, डिवाइडेड बाई, यहाँ डी टी डैश कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस वी बाई सी स्क्वायर इंटू डी एक्स डैश बाई डी टी डैश, ये हो जाएगा। डी टी डैश से डी टी डैश कैंसिल आउट हो गया, यू एक्स क्या आया, ये हमारा यू एक्स डैश है प्लस वी अपान 1 माइनस वी बाई सी स्क्वायर यू एक्स डैश, ऐसे आया। यानी अगर कोई भी पार्टिकल यस डैश फ्रेम में यू एक्स डैश वेलोसिटी से मूव कर रहा है और यस फ्रेम से हम ऑब्जर्व करें उसे, हमें केवल यू एक्स डैश के बारे में जानकारी है और फ्रेम के मोशन की जानकारी है, तो यस फ्रेम से ऑब्जर्व करेंगे तो यू एक्स जो होगा कुछ इस तरह से कैलकुलेट किया जाए, ठीक है। जैसे अभी आपको हम दिखा रहे हैं क्या चीज हो रही है यहां पर। अब इसी तरह से यू वाई के बारे में देखा जाए, क्या होगा, डी वाई बाई डी टी, डी वाई तो डी वाई डैश के बराबर है ना, और डी टी क्या है, कुछ इस तरह से है, गामा डी टी माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब
डी टी डैश है और डी एक्स डैश, डी टी डैश कॉमन ले लें और ऊपर कर दें, क्या आ जाएगा यू वाई डैश बाई गामा 1 माइनस वी बाई सी स्क्वायर यू वाई। ठीक है, और सिमिलरली यू जेड क्या आ जाएगा यू जेड डैश बाई गामा 1 माइनस वी बाई सी स्क्वायर यू जेड डैश। ठीक है, यू वाई डैश यहाँ पर कुछ इस तरह से एडिशन ऑफ वेलोसिटीज का या वेलोसिटीज का फार्मूला हमारा आ गया, या एडिशन ऑफ वेलोसिटी आ गया, एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में किस तरह से वेलोसिटी बदलेगी। ठीक है, अब अगर आपको निकालना हुआ स्पीड ऑफ लाइट के बारे में, जैसे मान लेते हैं दो ऑब्जेक्ट हैं वो सी स्पीड से चल रहे हैं। ठीक है, दोनों सी स्पीड से चल रहे हैं, तो एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में अगर ऑब्जर्व करें हम लोग तो क्या आएगा, देखो मान लेते हैं इस फ्रेम में भी सी स्पीड से चल रहा है ये, और इसके रिस्पेक्ट में दूसरा ऑब्जेक्ट भी स्पीड ऑफ लाइट सी से अगर चल रहा है, तो यहां से इस ऑब्जेक्ट को अगर ऑब्जर्व करो तो कितनी वेलोसिटी आनी चाहिए। देखो यहां से, देखो इससे देख लो, मान लो एक्स डायरेक्शन में दोनों मूव कर रहे हैं, तो यू एक्स जो हमारा है वो सी है। ठीक है, ये कंफर्म है। अब अगर देखा जाए इस फ्रेम से यू एक्स की वेलोसिटी कितनी आएगी, तो इसको कैलकुलेट कर लें, क्या आएगा यू एक्स डैश, यू एक्स डैश जो है हमारा सिंपल क्या है, ध्यान दो, अच्छा यू एक्स ही कैलकुलेट करो, ये फ्रेम सी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, और यहां से इसके हमें देखनी है ये जो ऑब्जेक्ट है वो भी सी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी हो। ठीक है, तो यू एक्स डैश क्या है, ध्यान दो ना, यू एक्स डैश जो हमारा है वो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अनदर फ्रेम है, तो ये दूसरे फ्रेम में भी ये कितने वेलोसिटी से जा रहा है, सी वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है, और ये दोनों फ्रेम आपस में अगर देखा जाएगा v जो होगा वो क्या है, जहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, जहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं दूसरे फ्रेम को उसकी वेलोसिटी है, तो प्लस सी बाई 1 माइनस v क्या होगा, ध्यान दो, एक मिनट, कहीं मिस्टेक तो नहीं किया हूं, देख लो एक बार। अच्छा, टी को जब टी डैश में करते हैं तो ये प्लस हो जाता है यार, तभी तो कहा। ठीक है, इसको पॉजिटिव कर लीजिएगा, जब उल्टा करेंगे तो यहां पर सब निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, एक्स डैश से एक्स में जाएंगे तो सारा कुछ निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, वो इनवर्स एडिशन ऑफ वेलोसिटीज का फार्मूला हो जाएगा एक्स डैश से जब एक्स में जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो प्लस सी बाई सी स्क्वायर इंटू सी, तो ये क्या हो जाएगा 2, क्या आया 2c बाई 2 से 2 कटा, कितना आया c, यानी एक्स फ्रेम से इसको भी देखें तो ये भी सी वेलोसिटी से ही मूव कर रहा है। ठीक है, यानी हमारा फ्रेम जो है वो सी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जहां पर हम हैं और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं जो अपने फ्रेम में, यानी उसके फ्रेम में वो भी सी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी अगर वेलोसिटी देखो रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी तो क्या आएगी यू एक्स ही को कैलकुलेट करना है। तो देखो क्या करते हैं यू एक्स डैश ये पहचानना होगा आपको कौन सी चीज किस फ्रेम में ली जा रही है। ठीक है, जहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको हम लोग खुद मानेंगे अपना फ्रेम। ठीक है, यहीं से हम बैठ करके ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, और यू एक्स डैश क्या है, यू एक्स डैश जो है दूसरे फ्रेम में जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग देख रहे हैं उसकी वेलोसिटी है, तो दूसरे फ्रेम में जब देखा जा रहा है वो भी सी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो सी हो गया। ठीक है, अब v क्या है, v जो हमारा है वो दूसरे फ्रेम की वेलोसिटी है, तो दूसरे फ्रेम की जो वेलोसिटी है वो उसी ऑब्जेक्ट पर हमारा सिचुएटेड है, तो वो कितना होगी
वो भी c होगी, ठीक है। क्यों c होगी दूसरे फ्रेम की वेलोसिटी? ध्यान देना, हमारे रिस्पेक्ट में दूसरे फ्रेम की वेलोसिटी c क्यों होगी, यही सोचने वाली बात है। हम सिचुएटेड हैं, हमारे रिस्पेक्ट में दूसरे फ्रेम की वेलोसिटी c क्यों होगी? क्योंकि जो हम मूव कर रहे हैं c वेलोसिटी से, तो वो भी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, c वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना। जो ये ऑब्जेक्ट होगा हमारे रिस्पेक्ट में, वो क्या दिखेगा, v जो है इन दोनों फ्रेम की रिलेटिव वेलोसिटी है, ठीक है। v जो है हमारा है एक फ्रेम से दूसरा फ्रेम कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। ये हमारा v है, यानी दूसरे फ्रेम की वेलोसिटी। तो जिसने स्पीड से हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसी ऑब्जेक्ट की स्पीड के साथ साथ वो फ्रेम भी मूव कर रहा है, वो भी c है, ठीक है। और यहाँ पर भी वही दोनों वैल्यू रख दें और कैलकुलेट करें, तो हमारे रिस्पेक्ट में जो स्पीड ऑफ लाइट से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो भी, और हम भी स्पीड ऑफ लाइट के ऑब्जेक्ट से, स्पीड ऑफ लाइट की वेलोसिटी से या स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे हैं। तो यहां से ऑब्जर्व जब करेंगे तो ये भी कितना आ रहा है, वो भी c आ रहा है, यानी हम भी c स्पीड से चल रहे हैं, वो भी c स्पीड चल रहा है, और हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो दिख रहा है वो c स्पीड से जा रहा है, ठीक है। कुछ इस तरह से सुनने में बहुत अटपटा लगता है कि हम भी c वेलोसिटी ऑफ लाइट से चल रहे हैं और वो भी वेलोसिटी ऑफ लाइट से चल रहा है, हमारे रिस्पेक्ट में उसका तो वेलोसिटी 0 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे रिस्पेक्ट में जो उसकी वेलोसिटी आ रही है वो ऐड होकर के c आ रही है, ठीक है। ये फोटॉन के लिए हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, हो सकता है कभी पूछे आपने, अगर इसको हम लोग लिख दें अच्छे से तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। एडिशन ऑफ वेलोसिटीज में चलो ये कर लेते हैं, ठीक रहेगा। नाउ सपोज दैट a particle फोटान, मान लेते हैं फोटान है, कोई पार्टिकल फोटान है, इज मूविंग विद वेलोसिटी c, ठीक है, इन द फ्रेम s डैश, ठीक है। कोई s डैश फ्रेम है जिसमें c वेलोसिटी से फोटान जो है, सपोज दैट आ पार्टिकल है ना, लिखा कैसे ए को, आ पार्टिकल फोटान है, मान लेते हैं किसी फ्रेम s डैश में c वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। एंड फ्रेम s डैश मूविंग with velocity c relative to s along पॉजिटिव, देखो इसको जिस वेलोसिटी की जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी को हम लोग एक्स एक्सिस की डायरेक्शन मान लेते हैं, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट किसी भी रैंडम डायरेक्शन में मूव करे, इधर मूव करे तो मान लेंगे प्लस एक्स इधर ही है, ठीक है। इधर मूव करे तो इधर ही प्लस एक्स मान लेंगे, तो आसानी होती है, कोऑर्डिनेट को हम लोग रोटेट करके उसी डायरेक्शन में ले लेते हैं, ठीक है। तो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन in the positive x-axis direction, then
ध्यान दो, जैसे फोटॉन वहां से सन से आता है ना, कितने स्पीड से आता है, वो मान लेते हैं किसी फ्रेम में या उसी फोटॉन के ही फ्रेम में अगर ऑब्जर्व करें हम लोग तो क्या लगेगा कि सी स्पीड से वो आ रहा है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट सी से। और वो फोटॉन जो है और जो फ्रेम होगा उस फोटॉन के साथ एसोसिएटेड है वो भी स्पीड ऑफ लाइट सी से ही मूव करेगा, ठीक है। अब हम अर्थ पर सिचुएटेड हैं और यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, और देखना चाह रहे हैं वो फोटॉन जो आ रहा है वो हमारा अर्थ के रिस्पेक्ट में किस वेलोसिटी से आएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे सिंपल सा, क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी का फार्मूला यू एक्स क्या होगा, यू एक्स डैश प्लस वी बाई 1 प्लस यू एक्स डैश वी बाई सी स्क्वायर। यू एक्स डैश जो हमारा सी है, ठीक है, इस फोटॉन की वेलोसिटी फ्रेम एस डैश में, और फ्रेम एस डैश भी कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो भी सी से मूव कर रहा है, ये हो गया प्लस सी इंटू सी बाई सी स्क्वायर, कितना होगा 2c बाई 2, कितना आया c, यानी वो फोटॉन अर्थ के रिस्पेक्ट में भी सी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। कुछ इस तरह से हमको देखने को मिल रहा है। यही इंपॉर्टेंट बात है जो समझनी रहती है, ठीक है। Hence, speed of light या speed of photon in the second frame is also c, ठीक है। दूसरे फ्रेम में भी वेलोसिटी जो है वो c ही आ रही है, ठीक है। ये हमारा कुछ इस तरह से निकल करके आया, ठीक है, जो बता रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट सभी इनर्शियल फ्रेम में कांस्टेंट है, उस फ्रेम में भी c स्पीड से चल रहा है और हमारे फ्रेम में भी c स्पीड से ही चल रहा है, ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो स्पीड ऑफ लाइट जो आ रही है वो उतनी ही आ रही है, c ही आ रही है, ठीक है। अब कुछ प्रॉब्लम्स हैं इसमें, और डॉपलर इफेक्ट जो है उसको रिलेटिविस्टिक फॉर्म में देखा जाए कैसे हुआ, 11th में डॉपलर इफेक्ट आप में है, ठीक है, उसको रिलेटिविस्टिक वे में क्या आएगा उसको देख लीजिए। अगर रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट, इसके बारे में अगर हम लोग देखें, फिर से वही, लेट अस कंसीडर टू फ्रेम्स, ये वाला बहुत ध्यान से समझिएगा क्या है, कुछ है नहीं, बहुत इजी है यार। देखो एक फ्रेम एस है, एक फ्रेम एस डैश है, ठीक है, मान लेते हैं एस डैश फ्रेम जो है वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है एस के रिस्पेक्ट में, और स्पीड कोई लाइट है वो ट्रेवल कर रही है इसी फ्रेम में सी वेलोसिटी से, ठीक है, कोई फोटॉन है इसी डायरेक्शन में सी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। अब हम यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं ओ से, ठीक है, यहां से हम ऑब्जर्व करें, एक तो ये फ्रेम सी स्पीड से मूव कर रहा है, इस फ्रेम में कोई आपका
फोटान है जो सी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। तो हमारे रिस्पेक्ट में कैसा लगेगा भाई, बस में कोई बैठा हो, बस जो है वो 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। बस में कोई ऑब्जेक्ट है वो 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जा रहा है, ठीक है। और हम बाहर से देखेंगे उस ऑब्जेक्ट की जब वेलोसिटी देखेंगे तो ऐड होकर के 20 मीटर पर सेकंड आएगी ना हमारे रिस्पेक्ट में, इतनी आनी चाहिए। इसी तरह से एक फ्रेम है जो सी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उस फ्रेम में फोटान है, वो फोटान इस फ्रेम में सी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो हम बाहर से देख रहे हैं इस फोटान की स्पीड कितनी आएगी, तो एडिशन ऑफ वेलोसिटी के फार्मूले से जो आ रही है सिंपल, वो सी आ रही है, यानी हमारे रिस्पेक्ट में भी ये सी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। हम दोनों के बीच की जो रिलेटिव वेलोसिटी सी है उससे कोई मतलब नहीं उसको, ठीक है। ये हमारा जो स्पीड ऑफ फोटान है सी जो है वो इसमें भी सी है और हमारे लिए भी सी है, इसमें कोई अंतर नहीं आ रहा है, इस फार्मूले से वो डिराइव होकर के आया है, ठीक है। इतनी ही बातें हैं समझने के लिए यहाँ पर। लेकिन नॉर्मली जब हम लोग देखते हैं, ये देखो सिंपल ऐड कर देते हैं ना वेलोसिटीज को, लेकिन यहाँ पर जो वेलोसिटी को ऐड कर रहे हैं कुछ इस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। दो फ्रेम में अगर वेलोसिटी को ऑब्जर्व करें वो अलग अलग तरीके से हो रहा है, यही बात समझने वाली है। अब डॉपलर रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट क्या है उसके बारे में जानते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अलग अलग वेवलेंथ के बारे में let us consider डॉपलर इफेक्ट नॉर्मल जो 11th में था वो क्या था जानते हो, फ्रीक्वेंसी को लेकर था। जैसे कोई ऑब्जेक्ट हमारी तरफ आ रहा है v वेलोसिटी से, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है कुछ है, वहाँ से कोई साउंड क्रिएट हो रही है, तो हमारी तरफ जो आ रहा ऑब्जेक्ट उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कुछ बढ़ी हुई दिखेगी, ठीक है। और जो दूर जा रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, कुछ कमी दिखती है, वो डॉपलर इफेक्ट था। यानी जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो अलग दिखती है, जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है उसकी, ठीक है, उससे अलग दिखती है अगर वो ऑब्जेक्ट हमारी तरफ आए या हमसे दूर की तरफ जाए। उसको रिलेटिविस्टिक वे में क्या देखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर ऑब्जेक्ट जो हैं वो हाई स्पीड से चल रहे हैं, तो उस रिस्पेक्ट में उसको देखा जा रहा है, ठीक है। लेट अस कंसीडर टू फ्रेम्स S एंड S डैश, ठीक है, दो फ्रेम है S और S डैश, इज मूविंग, S डैश जो हमारा है वो मूव कर रहा है। लेट अस कंसीडर टू फ्रेम S एंड S डैश, S डैश इज मूविंग, यहां पर आप, ठीक है, S dash is moving with velocity vi कैप। इसका मतलब हो गया कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है रिलेटिव टू s, ये कहने का मतलब बता दिया वो बात, ठीक है। एट द ओरिजिन ऑफ द फ्रेम s, at the origin of the frame S, a source
of light O of frequency nu is situated। ठीक है, यानी एस फ्रेम के सेंटर पर या ओरिजिन पर जहां से स्टार्ट हो रहा है ये फ्रेम, वो सोर्स है लाइट का जिसका नाम ओ रखा गया है। ये न्यू फ्रीक्वेंसी की जो है वो लाइट दे रहा है। ठीक है, ये फ्रेम एस पर ये कंसिडरेशन किया गया है। ठीक है, द ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट इन द फ्रेम एस डैश। कोई ऑब्जर्वर है, मान लेते हैं फ्रेम एस डैश है एक, जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यहां पर बैठा है कोई ऑब्जर्वर ओ डैश, वो रेस्ट पे बैठा है उस फ्रेम में, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में वो ऑब्जर्वर v वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। ठीक है, द ऑब्जर्वर इज सिचुएटेड या द ऑब्जर्वर is at rest in frame S डैश। ठीक है, कोई ऑब्जर्वर है वो S डैश फ्रेम में रेस्ट पर है। ध्यान से समझिएगा, दैट इज ऑब्जर्वर इज मूविंग with velocity vi cap relative to s। ठीक है, s के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्वर है जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, vi कैप। अगर यहाँ पर रेस्ट पर कोई ऑब्जर्वर बैठा है, यहाँ से देखोगे पूरा फ्रेम ही v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ऑब्जर्वर भी उसी वेलोसिटी से मूव करेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट के सेंस में बहुत अलग हो जाता है। यानी जब ऑब्जर्वर रेस्ट पर है तब तो वेलोसिटी उसकी v है। अगर ऑब्जर्वर जो है वो मूव करने लगे u वेलोसिटी से, तब जो वेलोसिटी आएगी यहाँ से ऑब्जर्व करने पर वो कुछ इस तरह से आ जाती है, ux डैश प्लस v अपॉन 1 प्लस uv बाई सी स्क्वायर, कुछ इस तरह से निकल के आएगी। डायरेक्ट u प्लस v मत कर दीजिएगा कि मान लेते हैं ये फ्रेम पूरा v स्पीड से चल रहा है और ये भी u स्पीड से चल रहा है उस फ्रेम के अंदर। जैसे एक बस है, वो बस जो हमारी है वो 15 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही है और बस में कोई बैठा इंसान दौड़ रहा है 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। ठीक है, और हम बाहर से ऑब्जर्व करें तो टोटल वेलोसिटी इसकी अगर माने तो ये 15 के हिसाब से चल रहा है टोटल, और ये 5 और भाग रहा है तो 20 हो जाए डायरेक्ट, केवल u प्लस v कर दें। ठीक है, यही चीज नहीं करनी है, कुछ इस तरह से करना 1 प्लस यू वी बाई सी स्क्वायर। जब u v बहुत कम है तो u प्लस v के बराबर आ जाता है, लेकिन अगर ये c के कंपेरेबल में गया तब ये इस तरह से नहीं होगा, कुछ अलग आ जाएगा। यही बात है, रिलेटिविस्टिक में यही बदल जाता है। यानी बस अगर c स्पीड से चल रही है और बस के अंदर कोई बंदा बैठ के टॉर्च जला रहा है तो उसके हिसाब से भी c स्पीड से वो टॉर्च जलेगी, और हम बाहर से अगर ऑब्जर्व करें तो लगेगा 2c वेलोसिटी से हमारी टॉर्च की या टॉर्च से निकलने वाला या फोटान जो होगा वो 2c वेलोसिटी से चलेगा। जैसे बस कोई ये मान लो c स्पीड से चल रही है और हम यहीं पर बैठा कोई बंदा टॉर्च जला रहा है, तो उससे जो फोटान टॉर्च से निकलेगा वो भी c वेलोसिटी से निकलेगा फोटान। ठीक है, बस के अंदर, यानी बस के अंदर उसकी वेलोसिटी c होगी। अगर हम बाहर से ऑब्जर्व करें तो लगेगा ये c स्पीड से चल रहा है, इसके अंदर भी c स्पीड से कुछ चल रहा है, तो टोटल 2c हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम बाहर से भी देख रहे हैं तो ही c मिल रहा है, यानी जो फोटान है वो बाहर से ऑब्जर्व करने पर भी c ही स्पीड से चल रहा है। ठीक है, वो नहीं बदल रही है। यही बात है जो समझानी है
कि स्पीड ऑफ लाइट हर एक फ्रेम में कांस्टेंट रहेगी। इसमें भी c है और बाहर से भी देख रहे हैं, वहां से भी c दिख रहा है, उसमें कोई अंतर नहीं आ रहा है। ठीक है, यही चीज यहां पर समझनी थी। कितना टाइम लगेगा आपको? क्लास क्या अभी अभी बस 5 मिनट। ठीक है, यहां पर देखो u वेलोसिटी से जो है या v वेलोसिटी से जो ऑब्जर्व मूव कर रहा है, तो ये ऑब्जर्वर ओ डैश जो होगा वो भी v वेलोसिटी से मूव करेगा इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, इतनी बात हो गई। ठीक है, चलिए ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं इसको, क्लास है अभी, ये हमारा लेक्चर जो है यहीं पर एंड करते हैं। अगले दिन इसी से स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, इसको यहीं पर एंड कर रहे हैं।